एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 जो हिंदी है उसका जो चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, रचनात्मक भाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें पहले जाकर देख लें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इससे अपलोड कर दिया है, जो कि जो हिंदी जो राज्य भाषा है उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो पहला चैप्टर हमारा था वो भाषा की उत्पत्ति, उसमें भी मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप इन सबको पहले चेक कर लोगे उसके बाद ही ये वीडियो आप देखोगे। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम जो हमारा राज्य भाषा है उसको हमने देख लिया है, राष्ट्रभाषा को देख लिया है, संपर्क भाषा को देख लिया है, जो राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है उसको भी देख लिया है, और राज्य भाषा के जो हिंदी स्वरूप की संवैधानिक स्थिति है इनको हमने देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने 3 पार्ट बनाकर, वीडियो के 2 पार्ट बनाकर उनको हमने देख लिया है। ठीक है, आज हमारा जो चर्चा होगा वो शास्त्रीय भाषा पे होगा, रचनात्मक भाषा पे होगा और मानक भाषा पे होगा, और उसके बाद थोड़े से कुछ MCQs हैं उनको हम देख लेंगे। तो इन सब वीडियो को पहले आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो शास्त्रीय भाषा। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो दिया गया वो क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, कितनी शास्त्रीय भाषा अब तक है जिनको दर्जा दे दिया गया है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार ने 2004 में एक नया वर्ग बनाया जिसमें शास्त्रीय भाषाओं को रखा गया कि ऐसे एक जो वर्ग बनाया जाएगा जिसमें हम शास्त्रीय भाषा को रखेंगे। ठीक है, और 2006 में इसमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मानदंड भी तय किया गया कि क्या क्या मानदंड होने चाहिए जिसके अनुरूप हम किसी भाषा को कह सकते हैं कि वो शास्त्रीय भाषा है। ऐसे ही तो नहीं कह सकते कि कोई भी शास्त्रीय भाषा है। तो इन सब मानदंडों को भी हम देखेंगे कि उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उन सबको देखेंगे। यहाँ पे MCQ के लिए आप याद रखें कि जो भारत सरकार की जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, भारत सरकार की जो संस्कृति मंत्रालय है, उसी के अनुसार जो शास्त्रीय भाषा है वो घोषणा उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और अब तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो जो शास्त्रीय भाषा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत, अब जैसा कि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय है, उसने शास्त्रीय भाषा के घोषित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं कि क्या मानदंड हैं, उनको हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो मानदंड यहाँ पे आपको 4 दिख रहे होंगे, चारों को वन वाइज देख लेते हैं। कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का जो इतिहास है, जो भाषा होनी चाहिए उस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कहेंगे। जिसके जो प्रारंभिक ग्रंथ है, जो प्राचीन काल के ग्रंथ है, उनका इतिहास होना चाहिए 15,000 से 2,000 वर्ष पूर्व से अधिक पुराना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इतिहास होना चाहिए उस भाषा का जो इतना पुराना हो, तभी उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। जो प्राचीन साहित्य ग्रंथ का एक हिस्सा हो, जिसमें बोलने वाले लोगों की पीढ़ियां द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। ये जो साहित्य होंगे ये प्राचीन भाषा ग्रंथों का एक हिस्सा होंगे, जिसके जो लोग इनको बोलते हैं उनको द्वारा इसको माना जाएगा कि ये हमारी विरासत है, ये हमारी हेरिटेज है। जो साहित्यिक जो परंपरा होता है उसमें मौलिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पिलग्रिमेज हो, मतलब चोरी किया हो, वो छापा हुआ कहीं से कॉपी किया हो। तो ऐसी जो भाषाएं हैं उनको साहित्यिक भाषा का दर्जा नहीं मिलता है शास्त्रीय भाषा का। जो शास्त्रीय भाषा और साहित्य जो है वो आधुनिक भाषा साहित्य से भिन्न है, इसीलिए इसके बाद के रूपों में के बीच असमानता भी हो सकती है। ठीक है, जो शास्त्रीय भाषा और जो साहित्य है वो आधुनिक भाषा के साहित्य से वो भिन्न होता है, इसके जो रूप है इसके बीच इसी कारण से असमानता आती है। तो ये जो शास्त्रीय भाषा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसके अनुसार शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि साहित्यिक जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसी को मिलेगा तो उसके बाद उसके फायदे क्या होंगे, उसके लाभ क्या होंगे। तो एक बार यदि किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया तो उसके बाद जो उसका जो उत्कृष्टता के लिए उसको उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, जहां उसको वित्तीय सहायता भी मिलेगी, उसको फंडिंग भी किया जाएगा, जहां भाषा की जो भाषा है वो उसकी पढ़ाई भी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो विद्यालय अनुदान आयोग है, UGC जो है, UGC से अनुरोध किया जा सकता है कि वो कम से कम शुरुआत में केंद्रीय विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठ स्थापित करे। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए पेशेवर पीठ स्थापित किया जाए। उसके बाद जो शास्त्रीय भाषाओं को जानने और अपनाने से विश्व जो है वो भाषा को पहचान और सम्मान मिलेगी।
जब शास्त्रीय भाषा को हम जानेंगे, शास्त्रीय भाषा को घोषित करेंगे भारत सरकार के द्वारा, तो इससे जो वो भाषा है उसकी विश्व में पहचान बढ़ेगी, ठीक है, उसका सम्मान बढ़ेगा। वैश्विक स्तर पर संस्कृति का प्रसार होगा, जिससे शास्त्रीय भाषा को संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जो शास्त्रीय भाषाओं की जानकारी से लोग अपनी संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और प्राचीन संस्कृति और साहित्य से और बेहतर तरीके से वो जुड़ सकेंगे। तो ये शास्त्रीय जो भाषाएं हैं उनके घोषित करने के कुछ फायदे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं का घोषणा किया गया है वो कितनी भाषाएं हैं और कब कौन सी भाषा है वो घोषणा की गई है, ये एमसीक्यू में आपका पूछा जाता है। तो आप देख लोगे कि सबसे पहले जो है भारत सरकार के द्वारा तमिल को 2004 ईस्वी में 2004 में सबसे पहले तमिल को घोषित किया गया। उसके बाद संस्कृत को 2005 में। यहाँ आप कन्फ्यूजन हो सकता है कि संस्कृत को पहले किया गया है, लेकिन संस्कृत को नहीं, पहले तमिल को किया गया है, उसके बाद संस्कृत को, जो तमिल है उसके बाद संस्कृत किया गया है। फिर तेलुगु को 2008 में किया गया है, कन्नड़ को भी 2008 में किया गया है, 2008 में 2 को किया गया है, उसके बाद मलयालम है उसको 2013 में किया गया है और उड़िया है उसको 2014 में किया गया है। तो लास्ट 2014 ही है, इसके बाद अभी तक कोई भी जो भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो जो सभी अक्षर हैं उनको सभी अक्षर के पहले शब्द को आप लिख लें, त श त, तसत कम ओ। तो आप इस तरह से रख के आप याद रख सकते हैं। मैं तो वैसे ही याद रखता हूँ और आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये शास्त्रीय भाषा के बारे में टोटल जो जानकारी थी वो हो गई, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रचनात्मक भाषा है। तो रचनात्मक भाषा को देखते हैं कि रचनात्मक भाषा क्या है। सिंपल सी चीज़ें हैं। जो रचनात्मक भाषा है ये विशेष प्रकार की एक जो कला होती है, जिसमें इसमें जो साहित्य है, कला जो है, नाटक है, गीत है, कविता, निबंध आदि की रचना और सृजन में ये भाषा है इसका प्रयोग किया जाता है। इसे साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। एमसीक्यू के लिए आप इसे याद रखेंगे, इसे साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। यहाँ शब्दों, वाक्यों, विचारों को सुंदरता और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का काम करती है। जो साहित्यिक, जो रचनात्मक भाषा होती है, वो जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको सुंदरता और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का इसमें जो प्रयास किया जाता है, ठीक है, इसमें होता है। जो रचनात्मक भाषा में विविध अलंकार, छंद, उपमा का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो वाक्य है वो सौंदर्य हो। अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, रसों का प्रयोग, छंद का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो भी कोई साहित्य हो, कोई भी लेखन हो, गद्य हो, उसमें ये सब का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उस वाक्य का सौंदर्यीकरण किया जाए। तो ये जो रचनात्मक भाषा है, इसमें भाषा की जो सौंदर्यीकरण भी किया जाता है। इस भाषा का जो प्रयोग है वह साहित्यिक कार्यों के लिए होता है, जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, गीत, लेख आदि में ये होता है। इसमें जो भावनाओं, विचारों और विचारधाराओं को अद्भुत ढंग से व्यक्त किया जाता है और पाठक को गहरी भावना और भावुकता में ले जाने की शक्ति इसमें होती है। इसमें जो शब्दों हैं, जो वाक्य हैं, उसको इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि उसमें पाठक जो है, जो पढ़ने वाला होता है, उसे एक जुड़ाव महसूस होता है। वो भावनात्मक रूप से, भावुकता के रूप से जो साहित्य है उससे जुड़ जाता है। इन शब्दों के चयन में साज, संगीत और उच्चतम समर्थन का प्रयोग होता है, जो रचना को और भी सुंदर और रंगीन बना देता है, ठीक है। प्रयोग व्यक्तिगत अनुभव, विचार, भावना और अभिव्यक्ति को दूसरे के साथ साझा करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से लेखक या कोई भी कलाकार हो अपने दर्शकों और पाठकों को संवाद करते हैं और उसमें अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो लेखन की जो कला होती है, जो साहित्य लेखन की कला होती है, वही जो रचनात्मक भाषा होती है। ये जो भाषा होती है, इसमें जो शब्द हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें जो शब्द होते हैं वो ऐसे ही नहीं प्रयोग किए जाएंगे, जो अशुद्ध शब्द नहीं प्रयोग किए जाते हैं। इसमें विशिष्ट रूप से शुद्धता शब्द जो होता है वो शुद्धतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो रचनात्मक भाषा है वो सृजनशीलता की एक महत्वपूर्ण शक्ति है और साहित्य और कला संसार को अनमोल बनाती है। यह भाषा विचार, भावनाओं और समस्याओं को समझने, समाधान करने के लिए मनुष्य की एकता का जरिया भी है। इसलिए रचनात्मक भाषा मानव के समृद्धि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ये हमने यहाँ पे रचनात्मक भाषा के बारे में देख लिया, ठीक है। तो रचनात्मक भाषा अब जाता है कि रचनात्मक भाषा के रूप कितने हैं। तो रचनात्मक भाषा 2 टाइप के होते हैं। एक तो विशुद्ध साहित्यिक रूप, या फिर इसे शिष्ट साहित्य भी कहा जाता है। ये सवाल एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद होता है कि पत्र प्रचार में, जो पत्र और पत्रिका होती हैं, उनमें जो लोक साहित्य होते हैं, जो जिसमें नॉर्मल भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसमें बांटा जाता है ये 2 टाइप से। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं कि विशुद्ध साहित्य रूप क्या है। तो जो विशुद्ध साहित्य रूप या फिर शिष्ट रूप है, इसमें जो होता है, इसमें हिंदी भाषा की साहित्यिक रचना का मानक एवं विशुद्ध रूप होता है।
मानक एवं विशुद्ध रूप। आगे हम मानकीकरण को चर्चा करेंगे। मानकीकरण का सीधा सीधा आप अर्थ ये लगा लें कि मानकीकरण का मतलब होता है कि उस भाषा को एक फ्रेम दे देना कि ये जो व्याकरण है वो इसी तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो वो फ्रेमिंग होती है। जो मानकीकरण होता है मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल के तहत उसको बांध देना, ये मानकीकरण होता है। तो जो हिंदी साहित्य की जो शिष्ट साहित्य है उसमें हिंदी साहित्य की रचनात्मक जो भाषा होती है वो उसमें जो विशुद्ध रूप का प्रयोग किया जाता है और मानकीकरण उसका किया जाता है। और यह भाषा व्याकरणबद्ध होता है और इसमें जो साहित्य के अंतर्गत विशेषतः शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग लोग आते हैं। ऐसे तो नॉर्मली ये सब चीज़ें जो ऐसे यदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, व्याकरण शुद्धता का प्रयोग किया जाए तो नॉर्मली तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसमें शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग ही इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाषा के इस रूप में सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण की भी प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब है कि यदि भाषा में जरूरत पड़े कि इस भाषा को हम अलग जो भाषाएं हैं उनसे भी शब्द इसमें ग्रहण कर सकते हैं तो वो सहजतापूर्वक उन शब्दों को ग्रहण कर लेगा। जैसा कि आप हिंदी देखे हैं, हिंदी में फारसी के शब्द हैं, हिंदी में संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में आपको इंग्लिश के शब्द मिल जाएंगे। तो वो हिंदी को जो शिष्ट साहित्य के रूप में विशिष्टता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि पत्र पत्रिकाओं में जो प्रयुक्त होता है, जो पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होने वाली रचनात्मक भाषा है, इसमें क्या होता है तो ये लोक साहित्य पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों आदि में ये देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें जो होता है वो भाषा का रूप जो है वो मानक हिंदी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अधिक गंभीरता नहीं होती है। इसमें जो उतनी जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं व्याकरण को लेके या फिर शुद्धता को लेके, इसमें वो नहीं उतनी होती है। यह भाषा का रूप आम बोलचाल की भाषा की तरह होता है जिससे लोग हैं वो आसानी से समझ सकें, ठीक है। इसमें नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा के शब्द हैं वो भी यूज किया जा सकते हैं, लेकिन जो लोक साहित्य होते हैं, जो विशिष्ट साहित्य होते हैं, शिष्ट साहित्य, इसमें जो नॉर्मली जो है वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उचित हो, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। और इस भाषा में है कि बोलचाल की भाषा के जो शब्द हैं उनको भी पत्र पत्रिकाओं या लोक साहित्यों में यूज किया जाता है। उसके बाद जो मानक भाषा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो मानक भाषा ऐसी भाषा है जिसका मानकीकरण कर दिया गया है। जैसा कि मैंने बता दिया पहले भी, मानकीकरण का मतलब होता है उसे व्याकरण के रूप में, स्ट्रिक्ट रूल के रूप में बांध दिया गया है, जिसका एक परिनिष्ठ रूप निश्चित हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, जो शुद्धतम रूप होता है वो निश्चित होता है, वो मानक भाषा कहलाती है। हिंदी के अनेक बोलियां उपभाषाएं तथा उनके क्षेत्रीय रूप भी हैं। ऐसी स्थिति में जो खड़ी बोली होती है हिंदी की, उसी को मानक हिंदी कहा जाता है। जो खड़ी राज्य भाषा घोषित किया गया है, भारत की जो राज्य भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है उसी को भारत का राज्य भाषा घोषित किया गया है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल से पहले चर्चा कर दी है, तो वो वीडियो आप देख लोगे भाषा की उत्पत्ति वाले, उसमें मैंने इसकी चर्चा की है। अब हम थोड़े से कुछ वन लाइनर सवाल देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल इससे आ सकते हैं। तो रचनात्मक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो साहित्य व कला संबंधित रचनाओं के लिए होता है। रचनात्मक भाषा का क्या उद्देश्य होता है, तो रस, भाव और भाषा के माध्यम से विचारों का प्रकट करना होता है। रचनात्मक भाषा की विशेषता क्या है, तो इसमें छंद, अलंकार और रस का उपयोग विशेषता किया जाता है, जिससे वाक्यों का सौंदर्यीकरण होता है। नेक्स्ट है कि रचनात्मक भाषा में किसे समर्थन नहीं किया जाता है, तो तकनीकी जो विषयों को व्यक्त करने के लिए इसमें समर्थन इसमें नहीं किया जाता है। इसमें भावनात्मक शब्दों की ज़्यादा जो प्रचुरता होती है, ठीक है। रचनात्मक भाषा के माध्यम से क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सुंदर रूप से, सौंदर्यीकरण रूप से इसमें वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि रचनात्मक भाषा का उदाहरण कौन सी है, तो कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सारी रचनात्मक भाषा के अंतर्गत ही आती है। रचनात्मक भाषा में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो छंद, वही चीज फिर से रिपीट हो रही है, शब्द, अलंकार, छंद, रस को रचनात्मक भाषा के माध्यम से किसे समझा जाता है, तो जो लेखक के भाव और विचार हैं उसको इनसे समझा जा सकता है। जो रचनात्मक भाषा के लिए अनिवार्य क्या है, तो संवादीय भाषा और अलंकारों का समय युग उपयोग, मतलब जो भाषाएं होती हैं, संवादनीय भाषा, जो भाषा संवाद किया जा सकता है, जिससे बातचीत की जाती है, उन भाषाओं को अलंकारों के साथ सही रूप से जब प्रयोग किया जाता है तो वो रचनात्मक भाषा कहलाती है। रचनात्मक भाषा का उद्देश्य क्या है, तो पाठक को मनोरंजन करना और उन्हें साहित्यिक आनंद देना, वो भी स्ट्रिक्ट रूल में रह के, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो संचार की भाषा है। संचार भाषा क्या है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो संचार भाषा है वह होती है कि जो व्यक्ति के विचार, भावनाओं, अनुभव या किसी भी सूचना को दूसरे के साथ संवाद, संवादना और संवाहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संचार का सीधा सा मतलब है ट्रांसमिशन,
मतलब एक दूसरे से जो बात की जाती है वही संचार होता है। तो इसमें जो विचार होते हैं व्यक्ति की विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, या फिर कोई सूचना हो, वो दूसरे व्यक्ति के साथ आप संवाद करके, उससे संवादना करके, उससे संवहना के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो संचार भाषा कहलाती है। इसमें हम दूसरे व्यक्ति है उसके साथ अपनी बातें बोलते हैं, दूसरे की बातें सुनते हैं और उसे समझते हैं ताकि सही संदेश पहुंच सके और समझदारी से जवाब दिया जा सके। ये संचार भाषा होती है, नॉर्मली है, इनको आप समझ सकते हैं आसानी से। संचार भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान, सूचना के विनिमय को सुगम बनाना है। जब तक जो संचार की एक भाषा नहीं रहेगी, एक दूसरे से बात करने की जो भाषा नहीं रहेगी, तो एक दूसरे से ज्ञान है उसका प्रभाव कैसे होगा। ये सब चीज़ें हैं, मैंने भाषा की उत्पत्ति वाले वीडियो में पहले ही बता दिया है कि कैसे जो मनुष्य था उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनमें ज्ञान का जो आदान प्रदान नहीं हो पाता था, क्योंकि उनमें जो भाषा थी वो नहीं थी, संचार भाषा थी वो नहीं थी। यह भाषा बिना किसी संकट व भ्रम के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है और उसे समझाती है। ठीक है, इससे व्यक्ति अपने विचार, भावना, अनुभव और ज्ञान को समझता है और दूसरे के संवाद कर पाता है। तो यही चीजें हैं जो संचार भाषा है। इनके बारे में कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि संचार भाषा क्या है। तो संचार भाषा है क्या कि भाषा के संवेदनात्मक और संवहनात्मक प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया है कि भाषा का जो संवेदनात्मक और संवहनात्मक प्रयोग है उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कि संचार भाषा का उद्देश्य क्या है। तो संचार भाषा का उद्देश्य होता है कि विचार, ज्ञान, भावनाओं को साझा करना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि संचार भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर से वही सवाल रिपीट है, बस ऑप्शन चेंज है। तो संवाद का विकास, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। संचार भाषा में कौन से प्रयोग होते हैं। तो संचार भाषा में होते हैं संवेदनात्मक और संवहनात्मक प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। संवादात्मक और संवहनात्मक प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि संचार भाषा का महत्व क्या है। तो संचार भाषा का महत्व है कि ज्ञान और भावनाओं को संबोधित करना होता है। एक दूसरे में ज्ञान जो है उसको जो आदान प्रदान करना होता है वो संचार भाषा कहलाती है। संचार भाषा के उदाहरण में कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है। तो संचार भाषा में भाषा के शब्द होते हैं, भाषा के वाक्य होते हैं, भाषा के संवाद होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है भाषा के चित्र, ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संचार भाषा का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो संचार भाषा का जो उपयोग होता है वो संवाद के क्षेत्र में होता है। ठीक है, संवाद के क्षेत्र में। उसके बाद ऑप्शन नंबर 8 है कि संचार भाषा के अनुसार व्यक्ति किस तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है जो विचारों को कैसे प्रदर्शित करता है, तो भाषा के संवेदनात्मक और संवहनात्मक प्रयोग से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संचार भाषा के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं। तो संचार भाषा के माध्यम से विचार व्यक्त करने के साथ साथ समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक जो समस्या है वो पता नहीं चलेगी, और जब तक समस्या का पता नहीं होगा तब तक उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार भाषा के माध्यम से समाज में क्या प्रभाव हो सकता है। तो संचार भाषा के माध्यम से भाषा के उचित और शुद्ध प्रयोग से समाज में सकारात्मक प्रभाव आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने जो पूरा वीडियो है इसमें जो सारी चीजें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जो राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा में अंतर, शास्त्रीय भाषा, रचनात्मक माप और एमसीक्यू भी देख लिए। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। यदि आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो हमारा देखिए कौन सा चैप्टर खत्म हो गया। तो भाषा के विभिन्न स्वरूप, इसमें रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा सारे को हमने देख लिया। और इससे पहले हमने क्या देखा। तो इससे पहले हमने भाषा विज्ञान के तहत भाषा की परिभाषा देखा, उसकी उत्पत्ति देखा और उसका विकास को देखा। उसके बाद जो ध्वनि परिवर्तन है और अर्थ परिवर्तन है इसको हम अलग से देखेंगे। तो ये 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए। इसके बाद से जो अगला चैप्टर है वो जल्द से ही आएगा। अगला चैप्टर शायद साहित्य सिद्धांत पे आ जाए या फिर कोई पे भी मैं बना दूंगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि साहित्य सिद्धांत पे ही आएगा अगला चैप्टर। ठीक है, तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। वीडियोज़ हैं जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे तो इनको जरूर देख लेंगे आप। जो इनका प्लेलिस्ट है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, झारखंड ऑल एग्जाम PYQ, उसके बाद झारखंड स्पेशल जीके भी मिल जाएगा, जिससे आपकी जो सीजीएल की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लोगे। और से बात करना चाहते हो तो ये मेरा यूजर नेम है सौरभ25 सिंह, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इतना ही, हमारा जो चैप्टर 2 है वो समाप्त हो गया। इसके बाद चैप्टर 3 आएगा। अब आपको जो पिन है उस पर मेरा सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम का बटन दिख रहा होगा, 2 प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए उन्हीं प्लेलिस्टों में आपसे मिलता हूँ।